अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने उर्दू दास्तान के हवाले से दास्तान की तारीफ़ पढ़ी थी। उसके बाद हमने दास्तान के मौज़ूआत भी पढ़ लिए थे और दास्तान के अज्ज़ाए तरकीबी भी पढ़े थे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दास्तान का आगाज़ व इर्तिका। जो आज का मौजू है वो क्या है? दास्तान का आगाज़ व इर्तिका। तो इसमें हम पढ़ेंगे दास्तान का तारीख़ी पस मंज़र भी पढ़ लेंगे। तो पस मंज़र से मुराद क्या है? बैकग्राउंड क्या है, थोड़ी सी दास्तान वजूद में कैसे आई। और फिर हम ये भी देखेंगे कि दास्तान के उरूज और ज़वाल के असबाब क्या हैं, यानी क्या वजूहात रही हैं दास्तान आम क्यों हुई और फिर उसको ज़वाल क्यों हुआ, दास्तान ख़त्म क्यों हुई। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग तवज्जो फरमाएं, आखिर तक आपने पूरा लेक्चर समाअत फरमाना है। आखिर पर आपको जो समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, तवज्जो फरमाएं। आगे देखिए, दास्तान का आगाज़ और इर्तिका। बच्चों, आगाज़ से क्या मुराद है और इर्तिका से क्या मुराद है? आगाज़ से मुराद है इब्तदा होना, शुरुआत होना, किसी चीज़ की पैदाइश होना, कि दास्तान का आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। और दूसरी बात है कि इर्तिका से मुराद है तरक्की होना। तरक्की से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंट होना, आगे बढ़ना, कि दास्तान का आगाज़ कहाँ से हुआ और उसने उरूज कैसे पाया, आगे कैसे बढ़ती गई। ठीक है शाबाश। तो चलिए देखिए आगे, इसका पहला पॉइंट है उर्दू दास्तान का तारीख़ी पस मंज़र। तो तारीख़ी पस मंज़र से आप क्या समझते हैं, यानी बैकग्राउंड क्या है उर्दू दास्तान की, कि उर्दू दास्तान जो है ये वजूद में कैसे आई है। दास्तान एक क़दीम नसरी सिन्फ़ है। क़दीम से मुराद पुरानी है, नसर से मुराद क्या है? सादा तहरीर होती है। तो ये बात आप जानते हैं, ठीक है, कि दास्तान क्या है? एक पुरानी सिन्फ़ है। क़दीम ज़मानों में दास्तानों का रवाज आम था। कब था? क़दीम ज़माने में, पुराने ज़माने में दास्तान का रवाज ही आम था। शहनशाहों, राजियों और नवाबों के दरबार में दास्तानें सुनाई जाती थीं। कहाँ पर? गौर करनी है बच्चों आपने, कि शहनशाहों यानी बादशाह, राजे महाराजे जो होते थे, नवाब लोग होते थे, उनके दरबारों में, उनके महलों में दास्तानें सुनाई जाती थी। उस ज़माने में दरबारों में बड़े बड़े दास्तान गो रखे जाते थे जिनको माहाना तनख्वाह दी जाती थी। एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि दास्तान जो है वो क़दीम ज़माने की नसरी सिन्फ़ है, पुराने ज़माने से इसका रवाज चला आ रहा है। तो शुरुआत में क्या होता था, जो बादशाह, नवाब वगैरह महाराजे होते थे वो अपने महलों में, दरबारों में दास्तान गो रखते थे जिनको माहाना यानी महीने, मंथली तनख्वाह देते थे। और वो क्या करते थे, दास्तान गो लंबी लंबी दास्तानें किस्तों में बयान किया करते थे। किस्तों से मुराद क्या है? थोड़ी थोड़ी करके, किस्सा दर किस्सा, यानी 2-4 सफ़े आज सुनाएंगे, 2-4 सफ़े बाद सुनाएंगे। उस वक्त सफ़े तो नहीं लिखे जाते थे, बहरहाल ऐसा था कि सुनाई जाती थी किस्सा दर किस्सा करके, यानी पार्ट में थोड़ी थोड़ी करके। इसी तरह दास्तानों का आगाज़ दरबारों से हुआ। बच्चों, एक बात समझ में आ गई है कि दास्तानों का आगाज़ कहाँ से हुआ है? दरबारों से हुआ है। दास्तान को जागीरदाराना निज़ाम की पैदावार भी कहा जाता है। क्या समझे आप, कि दास्तान को जागीरदाराना निज़ाम की पैदावार भी कहा जा सकता है, कि दास्तान जो है वो जागीरदाराना निज़ाम में इसने जन्म लिया है। जागीरदाराना मतलब शहनशाहों, राजों और महाराजों के महलों में इसने जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को तस्कीन चाहिए थी, वक्त गुजारने के लिए कोई वजह चाहिए थी। तो वो सुकून हासिल करने के लिए और वक्त गुजारी के लिए अपने दरबारों में दास्तान को रखते थे। तो जो क्या करते थे, लंबी लंबी दास्तानें सुनाया करते थे और उनका वक्त भी गुजरता था और उन्हें सुकून भी महसूस होता था। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि दास्तान की जो इब्तिदा है वो कहाँ हुई है? दरबारों में हुई है। और या यूँ कह सकते हैं कि दास्तान जो है वो जागीरदाराना निज़ाम की पैदावार है, यानी ये जो जागीरदाराना निज़ाम था इसने दास्तान को जन्म दिया है।
बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। दास्तान का तारीख़ी पस मंज़र देख लिया कि किस तरह से दास्तान वजूद में आई। तो ये किस तरह आई है कि दास्तान जो है वो दरबारों में वजूद में आई है, क्योंकि उन जो राजे महाराजे थे, बादशाह हुआ करते थे, उनको वक्त गुजारने के लिए कोई दास्तान को रखते थे जो दास्तानें सुनाया करते थे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि उर्दू की जो है इब्तदाई दौर की दास्तानें कौन सी हैं, उर्दू दास्तान का आगाज़ कब होता है, कहाँ से शुरुआत होती है। देखिए बच्चों, इब्तदाई दौर की दास्तानें, इब्तदाई दौर से क्या मुराद है कि शुरुआत में कौन कौन सी दास्तानें लिखी गई हैं। तो वो जो इब्तदाई दौर की दास्तानें हैं उनमें उर्दू की सबसे पहली दास्तान मुल्ला वजही की सबरस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम यूँ कहेंगे बहुत ही ज़रूरी ये पॉइंट है बच्चों, आपने लिख के रखना है, इसको अंडरलाइन कर लो कि उर्दू की जो सबसे पहली दास्तान है वो कौन सी है, मुल्ला वजही की। मुल्ला वजही मुसन्निफ़ का नाम है, दास्तान गो का नाम है, दास्तान लिखने वाले का। तो दास्तान कौन सी है, सबरस। सबरस किताब का नाम है जो सबसे पहली दास्तान लिखी गई है। इसको तमसीली दास्तान भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कब लिखी गई है, 1045 हिजरी में लिखी गई है। आपने याद रखना बच्चों, 1635 ईस्वी और 1045 हिजरी में ये लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर ये लिखी गई है। अब्दुल्ला कुतुब शाह कुतुब शाही दौर के बादशाह हुआ करते थे, उनकी फरमाइश पर ये दास्तान लिखी गई है। कहाँ पर, दक्कन में, दक्कन का जो इलाका है वहाँ पर ये दास्तान लिखी गई है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये महर अफरोज़ और दिलबर है, लेकिन तहसीन का नहीं है ये आपको बाद में बता देंगे। तो आपने याद रखना है बच्चों कि उर्दू अदब की सबसे पहली जो दास्तान है वो कौन सी है, मुल्ला वजही की सबरस है। एक चीज़ आगे समझ में, कब लिखी गई, 1635 ईस्वी, याद रखना है आपने, 1635 ईस्वी और 1045 हिजरी। ठीक है बच्चों, हिजरी में लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है, और कहाँ लिखी गई, दक्कन में। इतनी बात आ गई समझ में। और अगर शुमाली हिंद की आपसे पूछा जाए तो वो महर अफरोज़ और दिलबर है ये दास्तान। इसी तरह महर चंद खत्री की किस्सा नो आइन हिंदी, अजाइब अल क़सस अज़ शाह आलम सानी और सैयद हुसैन शाह की जज्ब इश्क वगैरह इब्तदाई दौर की दास्तानों में शामिल हैं। ये आपको उन दास्तानों के नाम बताए हैं जो शुरुआती दौर में लिखी गई हैं। अभी दास्तान का उतना कुछ ख़ास चलन नहीं था, तो तब ये जो दास्तानें लिखी गई हैं ये अदबी दास्तानों का नाम आपको बताए गए हैं जो लिखी गई हैं, जो अदबी शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं किताब की शक्ल में, तो उनमें ये वाली हैं। आपने जो ज़रूरी याद रखना है वो मुल्ला वजही की सबरस याद रखनी है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर दक्कन में लिखी गई है 1045 हिजरी और 1635 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कि ये जो बताई गई हैं आपको खतरी की नो आइन हिंदी और उसके बाद अजाइब क़सस वगैरह, ये भी इब्तदाई दौर की दास्तानों में शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, उर्दू दास्तान के सफ़र में अगर देखा जाए तो सबसे अहम रोल है जो वो है फोर्ट विलियम कॉलेज का। क्यों, फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर असर ऐसा काम हुआ है, दास्तान की को इतना फ़रोग मिला है कि जितना पहले कभी ना मिला था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज असल में क्या है, आप सबको मालूम होगा कि अंग्रेज़ों के वक्त कलकत्ता में एक कॉलेज कायम किया गया था, जिसका मकसद क्या था, अंग्रेज़ अफसरों को यहाँ की मकामी ज़ुबानें सिखाना, यानी उर्दू ज़ुबान अंग्रेज़ अफसरों को सिखाई जाती थी। तो वहाँ पर लॉर्ड विल्ज़ली ने उस कॉलेज की बुनियाद रखी थी। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट उर्दू शोबा के सदर थे, प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बहुत सारा उर्दू के हवाले से काम करवाया। मुल्क भर से जो अच्छे अच्छे मुसन्निफ़ीन थे उनको जमा किया, उन्होंने वहाँ पर जो किताबें थी, जो आम मशहूर किताबें थी, उनके तर्जमे करवाए और नई किताबें भी लिखी। तो इसी तरह से जो है उस फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर असर बहुत सारा ज़्यादा फ़रोग मिला उर्दू ज़ुबान को। तो उर्दू दास्तान को क्या फ़ायदा हुआ, अब देखिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया, यानी लाया गया। कॉलेज के ज़ेर असर बहुत सारा तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ। बच्चों, तसनीफ़ कहते हैं लिखने को
और तालीफ हो गया तर्जमे को, यानी लिखने और तर्जमे का बहुत सारा काम हुआ। इस कॉलेज की सबसे मशहूर तसनीफ़ मीर अमन की बागो बहार है। अज़ीज़ बच्चों, आप याद रखेंगे कि मीर अमन की बागो बहार के मुख्तलिफ़ किस्से आपके निसाब में शामिल होते रहते हैं। जिस तरह 10वीं जमात में है सैर चौथे दरवेश की, 11वीं में है हातम की सखावत। इसी तरह से आप देखेंगे कि बागो बहार का कोई ना कोई किस्सा आपके निसाब में शामिल होता रहता है। तो ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, इसके ज़ेर असर जितनी भी दास्तानें लिखी गई हैं उनमें सबसे जो मकबूल तरीन है, मशहूर है, सबसे अहम किताब है वो है मीर अमन की लिखी हुई किताब बागो बहार। तो ये भी एक दास्तान है बच्चों। अब देखें कि दास्तान का, जब हम दास्तान की तारीख पढ़ते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम क्यों आता है? क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की वजह से हमें उर्दू अदब में बागो बहार जैसी दास्तान मिली है। तो इसलिए बागो बहार की वजह से फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम भी दास्तान की तारीख में शामिल हो जाता है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, जो किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है 1803 ईस्वी में, इसके अलावा, अच्छा हाँ बच्चों, यहाँ तक क्या देखा आपने कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर दास्तान बागो बहार है और ये कहाँ से लिखी गई है? किस्सा चार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। किस्सा चार दरवेश जो है ये हज़रत अमीर खुसरो के दौर का लिखा हुआ फ़ारसी किस्सा था, उन्होंने लिखा हुआ था फ़ारसी में, तो वहाँ से इन्होंने, मीर अमन ने बागो बहार के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया है। हालांकि इनसे पहले जो नो तर्ज़ मरस्सा के नाम से अता हुसैन ख़ान तहसीन इसका तर्जुमा कर चुके थे, लेकिन वो मुश्किल ज़ुबान में था, इसलिए डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने मीर अमन को ये काम सौंपा कि आप किस्सा चार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा कीजिए, लेकिन आम बोलचाल की ज़ुबान में करना। तो उन्होंने इसी तरह सादा तहरीर से, सादा तर्ज में इसका तर्जुमा किया। तो यहीं से बागो बहार से जदीद नसर का आगाज़ भी होता है, जो सादा तहरीर शुरू हुई। इससे पहले मुश्किल ज़ुबान में लिखी जाती थी दास्तानें। इसके अलावा हैदर बख्श हैदरी के आराइश महफिल और निहाल चंद लाहौरी की मजहब इश्क भी काबिल ज़िक्र हैं। तो यहाँ तक आप क्या समझे हैं कि हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी गई दास्तान है। निहाल चंद लाहौरी की मजहब इश्क भी काबिल ज़िक्र है। ये वो किताबें आपको बताई गई हैं जो अहम हैं। तो बाकी और भी बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी गई हैं। तो बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर असर उर्दू ज़ुबान के हवाले से बहुत सारा काम हुआ है। तो ख़ासकर उर्दू दास्तान को क्या फ़ायदा हुआ कि मीर अमन की बागो बहार मिली। तो बागो बहार जो है इस कॉलेज की सबसे अहम तरीन किताब थी और जिसकी वजह से उर्दू ज़ुबान को काफ़ी फ़रोग़ मिला। तो इनके अलावा हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल और निहाल चंद लाहौरी की मजहब इश्क भी शामिल है। चलिए, यहाँ तक आ गया समझ, इब्तदाई दौर की दास्तानें भी और फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानें भी। अब आगे देखते हैं। आगे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की दास्तानें। यानी अब ऐसा तो नहीं था कि सारी दास्तानें फोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी जाती हों, तो कुछ उसके बाहर भी लोग लिख रहे थे। तो उनमें कौन से शामिल थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की दास्तानें। कॉलेज के बाहर लिखी जाने वाली दास्तानों में इंशा अल्लाह खान इंशा की सिल्के गोहर और रानी केतकी की कहानी, रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजायब, मीर मोहम्मद तकी ख़याल की बोस्तान ख़याल और वगैरह दास्तानों ने उर्दू अदब को अहम फ़रोग़ दिया है। क्या समझे आप कि फोर्ट विलियम कॉलेज में तो कुछ दास्तानें लिखी गई हैं, वो तो अहम हैं ही, उनके अलावा जो उसके बाहर लिखी गई दास्तानें हैं वो कौन कौन सी हैं? आपने जो अहम दास्तानें हैं वही बताई गई हैं, वो आपने याद रखनी हैं कि बहुत सारी दास्तानें कॉलेज से बाहर भी लिखी गई हैं। उनमें इंशाअल्लाह खान इंशा की सिल्के गोहर ये दास्तान का नाम है। रानी केतकी की कहानी ये भी इनकी दास्तान है, किसकी? इंशाअल्लाह खान इंशा की। उसके बाद रजब अली बेग सरूर की फसाना अजायब। इसके अलावा मीर मोहम्मद तकी ख़याल की बोस्तान ख़याल। तो ये दास्तानें जो हैं अहम दास्तानें हैं, इनकी वजह से भी उर्दू ज़ुबान को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। ठीक है बच्चों,
पहले हमने पढ़ी आगाज़ व इर्तिका के हवाले से अगर बात करें तो हमने पस मंज़र देखा कि दरबारों में दास्तान का आगाज़ हुआ। फिर हमने देखा इब्तदाई दौर की दास्तानें जिनमें मुल्ला वजही की दास्तान सबरस अहम है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानें आती हैं जिसमें मीर अमन की बागो बहार अहम है और निहाल चंद लाहौरी और आराइश महफिल वगैरह की जो हैं हैदर बख्श हैदरी की अहम हैं। उसके बाद कॉलेज के बाहर की अगर दास्तानें देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की जो दास्तानें हैं उनमें इंशाअल्लाह खान इंशा की रानी केतकी की कहानी और सिल्क गोहर, उसके बाद रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजायब और मीर मोहम्मद तकी ख़याल की बोस्तान ख़याल अहम दास्तानें हैं। तो ये हमने आगाज़ व इर्तिका के हवाले से देखा। इस तरह और भी बहुत सारी दास्तानें लिखी जाती रहीं तो दास्तान को उरूज मिलता गया। दास्तान जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, बहुत तेज़ी के साथ कामयाबी हासिल की। अब आगे हम देखेंगे कि कामयाबी तो हासिल हुई, दास्तानें लिखी गई हैं, दास्तान की ज़रूरत भी थी, तो फिर दास्तानें अब कहाँ गई हैं, अब क्यों नहीं लिखी जाती या पढ़ी जाती या सुनाई जाती। देखो बच्चों, पहली बात है कि उरूज क्यों हासिल हुआ दास्तान को। दास्तान उर्दू नसरी और मंजूम अदब की गिरा कदर सरमाया हैं कि चाहे नसर की बात करें चाहे नज़म की बात करें, मंजूम हो गए शायरी, दोनों का जो है एक अहम गिरा कदर सरमाया है। इससे मुराद क्या है कि कीमती सरमाया है। क्यों? दास्तान को ही बुनियाद बनाकर बाद में शेर व शायरी भी की गई है, वही किस्से शायरी में शेरी शक्ल में लिखे गए हैं और दास्तान की वजह से ही आगे अफसानवी अदब भी वजूद में आता है और नसरी इसनाफ बाकी वाली जो हैं उनको भी वजूद मिलता है। आज भी उर्दू के जदीद अफसानवी अदब की बुनियाद दास्तानों को ही माना जाता है, यानी दास्तान से नावल और नावल से अफसाना वजूद में आया है। तो इस तरह से बुनियाद क्या हुआ, बुनियाद दास्तान ही हुई। ठीक है शाबाश। यही वजह है कि दास्तान को उर्दू अदब में अहमियत हासिल है। यानी आज भी दास्तान को अहमियत क्यों हासिल है? क्योंकि ये बुनियाद है अफसानवी अदब की। अफसानवी अदब आपको बताया था, इसमें दास्तान, नावल और अफसाना शामिल होते हैं तो अफसानवी अदब बनता है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों की का जो बुनियादी जुज़ है वो क्या है? किस्सापन है। तीनों में किस्सा बुनियादी जुज़ है, बुनियाद है इनकी। तो इन तीनों के लिए जो बुनियाद है, अहमियत रखने वाली चीज़ है, वो क्या है? दास्तान है। यहाँ तक आ गया समझ में कि उर्दू अदब में दास्तान को अहमियत क्यों हासिल हुई? क्योंकि ये अफसानवी अदब का बुनियाद, अफसानवी अदब की बुनियाद है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। दास्तान के ज़वाल की वजूहात बहुत सारी हैं। ज़माने ने दास्तान के ज़वाल की वजूहात बहुत सारी हैं। ज़माने ने करवट बदली, लोगों ने ख़याली दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया तो दास्तान की जगह नावल ने ले ली, क्योंकि इसमें ज़िंदगी की अक्कासी की गई है। अक्कासी से क्या मुराद है बच्चों? तस्वीर कशी, यानी नावल में ज़िंदगी को पेश किया गया, इंसान की ज़िंदगी की हकीकत को पेश किया गया है। और दूसरी वजह ये कि अब लोगों के पास उतना वक्त नहीं रहा कि महीनों बैठकर दास्तानें सुने, इसलिए दास्तान का ज़वाल हो गया। ज़वाल से क्या मुराद है बच्चों? कि दास्तान का ख़ात्मा हो जाना, इसकी अहमियत कम हो जाना। तो अब दास्तानें क्यों नहीं बोली जाती? क्यों? क्योंकि दास्तान में ख़याली किस्से बयान होते हैं जिनका ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दूर दूर तक दास्तान को ज़िंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं होता। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि ये ख़याली किस्से जिनकी कोई हकीकत ही नहीं, इनको हम क्यों पढ़ें, क्यों सुने इनको। तो दास्तानों की जगह पर नावल आ गए। क्यों? क्योंकि नावल में ज़िंदगी की हकीकत को पेश किया जाने लगा, लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल होने लगी, इसलिए दास्तान की जगह नावल ने ले ली और लोगों की तवज्जो नावल की तरफ हो गई और दास्तान को धीरे धीरे ज़वाल आने लगा। और दूसरा, तरक्की का ज़माना है, लोगों के पास वक्त कम है, तो दास्तान के लिए महीने चाहिए बैठ के सुनने के लिए, तो अब लोगों के पास उतना वक्त नहीं कि वो बैठकर इतनी लंबी लंबी दास्तानें सुनते रहें। दास्तानें सुने, इसलिए दास्तान का ज़वाल हो गया। लेकिन इसकी अदबी अहमियत अब भी बाकी है, यानी उर्दू अदब में दास्तान को अभी भी उतनी ही अहमियत हासिल है, क्योंकि दास्तान के बग़ैर उर्दू अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। बच्चों, ये आप जानते हैं कि
उर्दू अदब की तारीख़ की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले हम दास्तान से ही शुरू करते हैं, और कि दास्तान का आगाज़ हुआ, फिर आगे नावल अफसाना आया, फिर आगे हमारे पास नस्र अदब की हम बात करते हैं। तो इसलिए अगर हम कहें तो दास्तान बेशक आज जो है ज़वाल पज़ीर है, दास्तानों का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं लिखी जाती या सुनाई जाती, लेकिन उसकी अहमियत उर्दू अदब में अभी भी बरकरार है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो समझ में आया है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उर्दू दास्तान के आगाज़ के हवाले से पढ़ रहे हैं। उसमें तारीख़ी पस मंज़र में यही देखा कि दास्तान का आगाज़ जो है वो दरबारों से हुआ है, बादशाहों महाराजों से के महलों से हुआ है, यानी जागीरदाराना निज़ाम की पैदावार है दास्तान। फिर क्या देखा हमने, इब्तदाई दौर की दास्तानों में हमने देखा मुल्ला वजही की सबरस जो है सबसे पहली दास्तान है और सबसे अहम है, क्योंकि सबसे शुरुआत ही इसी से हुई है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानों में हमने देखा मीर अमन की बागो बहार सबसे अहम है। इसके बाद हमने देखी हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जो लिखी गई दास्तानें हैं, इंशाअल्लाह खान इंशा वगैरह की दास्तानें। उसके बाद हमने देखा है कि दास्तान का ज़वाल किस तरह से हुआ, क्योंकि इसमें तवील कहानियाँ होती थी जिनको सुनने के लिए वक्त चाहिए था, लोगों के पास आज वक्त नहीं है, ये वजह भी है। और दूसरा, दास्तान में ख़याली किस्से सुनाए जाते हैं और लोगों के पास आज लोग ज़िंदगी की जो हकीकत है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ख़याली किस्सों को, वो कहानियाँ जिनका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं, उनको सुनना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि दास्तान को ज़वाल आ गया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा है, और पिछली क्लास में हमने जो हिस्सा मुकम्मल किया था कुछ, और कुछ आज किया है, तो इस तरह से आपका दास्तान का नोट मुकम्मल होता है। आप दोनों लेक्चर अच्छे से समाअत फरमाइए। ये नोट पूरा लिख कर अपनी कापियों पर आप लोग तैयार करेंगे। जहाँ से आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, नवाज़िश।